शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। आर्टिकल 59 से शुरू करते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन या ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन या ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब एक्सपर्ट्स कौन से होते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बताता हूँ। When the court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art or as the identity of handwriting or finger impression or as to authenticity and integrity of electronic documents made by or through an information system, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foregoing law, science, art, or in question as to identity of handwriting, finger impression, or as the functioning specifications, programming, and operations of information system are relevant facts. Such persons are called experts. अब बात यह है, अदालत अगर किसी मैटर में कुछ मामलात पर किसी की ओपिनियन चाहती है, रीज़न क्या है? पहली वो बात करता है, अगर बात हम करते हैं मेडिकल की, मेडिकल आ जाता है, एक बंदे ने किसी को मारा है, अब ये जज करना है कि वो जो ज़ख्म है वो कितनी गहराई का है, उसके मुताल्लिक हमें कौन बता सकता है? मेडिकल एक्सपर्ट जो डॉक्टर है। उसके बाद फिंगर इम्प्रेशन हमने जानने हैं, तो वो कौन बताएगा? फिंगर इम्प्रेशन एक्सपर्ट इसका। उसके बाद हमने हैंड राइटिंग जज करनी की है, उसकी है भी कि नहीं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। उसके बाद हमने जज करना है कोई आर्ट या इसके अलावा डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। इसको कहते हैं आईटी स्पेशलिस्ट। इसके अलावा कोई और फ़न है किसी के पास, यानी जो किसी काम में ख़ास स्पेशल महारत रखता है, वो कौन होता है? एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर हैं, पूरे पाकिस्तान में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं, पूरे पाकिस्तान में फिंगर इम्प्रेशन एक्सपर्ट हैं, उसके बाद आईटी एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो सारे, उन सब की ओपिनियन जो है रेलिवेंट नहीं होगी। रेलिवेंट वो ओपिनियन उस बंदे की होगी जिसको कोर्ट रेफर करेगा, जो कोर्ट की तरफ से अलाउशुदा होगा। ठीक है। और इन सब चीज़ों की किसी खास साइंस, आर्ट या फ्रांसिक के मुतालिक या लॉ के मुतालिक या किसी हैंड राइटिंग या फिंगर इम्प्रेशन के मुतालिक जो किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखता है, उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट। बात करते हैं आर्टिकल 60 की। फैक्ट्स बीरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। जो फैक्ट्स हैं बीरिंग ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, क्या है जी इसमें? फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स व्हेन सच ओपिनियन आर रेलिवेंट। अब बात क्या है? एक एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल फिंगर इम्प्रेशन का इशू है, एक्सपर्ट जो डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है वो कहता है ये जी इसी बंदे के थंब इम्प्रेशन वगैरह लगे हुए हैं, फिंगर इम्प्रेशन वगैरह लगे हुए हैं। एक्सपर्ट उससे ओपिनियन जो है वो मुख्तलफ देता है, इनकंसिस्टेंट ओपिनियन देता है, तो वो क्या है? रेलिवेंट है। अगर उसके हक में भी देगा तो रेलिवेंट है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट हो गया। वो उसको साबित भी करेगा तो रेलिवेंट है, उसको प्रूफ नहीं भी करेगा तो रेलिवेंट। ये उसकी जो भी ओपिनियन उस पर होगी, चाहे वो उसको कह देगा कि उसी के हैं तब भी रेलिवेंट है, वो कह देगा इसके नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन, वो जो पॉइंट है मेन, वो किस में आ गया? वो कंट्रोवर्सी में आ गया। बात करते हैं 61 की।
ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट, हैंड राइटिंग के मुताल्लिक कब ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट होगी। When the court has to form an opinion as the person by whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact. अब बात ये करते हैं कि अगर किसी बंदे की लिखी हुई तहरीर, लिखी हुई डॉक्यूमेंट जो है वो कंट्रोवर्सी में आ गया, क्वेश्चन में आ गया, तो उस बंदे की जो ओपिनियन रेलिवेंट है, जो उस लिखने वाले को जानता है शुरू से, क्वेंटेड, उससे वाकफियत रखता है कि ये हैंड राइटिंग उसी की है, मैं उसको शुरू से जानता हूँ कि वो इस तरह की तहरीर या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार करता रहता है, या ये साइन शुदा उसी के हैं। अगर वो उसको पहचान ले तब भी रेलिवेंट है। वो जो उसके डॉक्यूमेंट हैंड राइटिंग से वाकफियत रखता है, वो बंदा उस हैंड राइटिंग को पहचान ले तब भी रेलिवेंट है। वो डिनाई भी कर दे तब भी रेलिवेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बारे में वो राय दे रहा है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। ए पर्सन इज सेड टू बी acquainted with the handwriting of another person when he has seen that person write, or when he has received document purporting to be written by that person in answer the documents written by himself or under his authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of business documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him. अब बात यह है कि वो डॉक्यूमेंट वही बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट उसके लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। कौन बताएगा? जो उसकी हैंड राइटिंग से वाकफियत रखता है, जिसको इल्म है। इसमें एक्सपर्ट भी बता सकता है, जो उसको सारी उसकी पड़ताल को जज करेगा कि ये ऑलरेडी क्या क्या लिखता रहा है। जब एक्सपर्ट से राय मांगी जाएगी तो वो भी देगा इस पर। लेकिन पहली बात वो करता है कि जो उसका कोई साथी हो, जो उसकी हैंड राइटिंग के मुताल्लिक वाकफियत रखता है। 62 opinion as to existence of right or custom when relevant. When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right of a person who would be likely to know of its existence if it is existence or relevant. बात यह है कि कोई राइट है, कोई कस्टम है, कोई रिवाज है, कोई रस्म है या किसी का हक है, उसके बारे में जब किसी से राय ली जाएगी तो वो क्या है? रेलिवेंट है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कस्टम्स हैं, मेले वगैरह अब कम होते जा रहे हैं। अब उसके मुताल्लिक हमें कौन असल बता सकते? पुराने बाबे कैसे कैसे मेले लगते थे, ये वो। ये जो हमारी नस्ल है, ये कुछ चीज़ों में जो है वो आखिरी नस्ल है जो पुरानी चीज़ों को जानती है। उसके बाद नए बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पिछले मुआशरे में, पिछली सोसाइटी में या पिछली सदी में होता क्या रहा है। वो जब सुनेंगे तो हैरान होंगे। बाज़ दफ़ा हम भी परेशान होते हैं कि यार कौन सा वक्त ज़ाया हो गया। आज का दौर अच्छा है। यानी राइट एंड कस्टम के बारे में जो ओपिनियन देगा वो भी क्या है? रेलिवेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और बात है, किसी को कोई प्रॉपर्टी, उसके मुतालिक किसी से पूछा जाता है कि इसकी बनती भी है या नहीं। किसी के राइट के मुतालिक जनरल पब्लिक जो राय देगी वो भी क्या है? रेलिवेंट। मिक्स है, थोड़े बहुत, ऑलमोस्ट मिक्स। आर्टिकल 63 एक चीज़ का पता चला है, यानी उसको 26 आता था, उसको पता चल गया था। मैं सोच रहा था कोई बंदा बोलेगा, लेकिन शाह साहब बोले, अच्छा लगा। 63 पढ़ें। ओपिनियन एज टू यूजेज टीनेट ETC व्हेन रेलिवेंट व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन। अब टीनेट्स मतलब है कोई मजहबी चीज़ जो उसकी किसी की ख़ास हो। यूजेज जो रस्म व रिवाज वगैरह। द यूजेज एंड टीनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ एनी मैन और एनी फैमिली, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, और द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स or by particular classes of people, the opinion of person having special means knowledge thereon or relevant fact. अब किसी ख़ास रस्म, किसी ख़ास फैमिली या किसी ख़ास मज़हब के मुतल्लक जो उसका रेलिवेंट बंदा होगा, जिसके पास कोई मुफीद मालूमात होगी, उसकी ओपिनियन जो है रेलिवेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियन कम्युनिटी की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो इंटरनल मामला, तो उसके मुतल्लक कोई
क्रिश्चियन पादरी बता सकता है बजाय हमें तो उनका उतना नॉलेज नहीं है ना। फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर हम फ़िरका वारियत में आ जाएं तो सुन्नियों का जो बड़ा मौलवी होगा वो सुन्नियों की चीज़ें जानता होगा, जो अहले तशी हैं उनका जो बड़ा होगा वो अहले तशी की इंटरनल चीज़ें जानता होगा। इसी तरह हिंदू है, मुस्लिम है, यानी हमारे पाकिस्तान में एक कबीला है जी, कैलाशी कबीला। अब उनके बारे में मुझे या आपको उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उनका जो मुतलका कोई होगा बड़ा या जो उसके मुतल्लक सारी डिटेल रखता है उसकी ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट है। ठीक है, इसकी लास्ट लाइन पढ़ें, द ओपिनियन ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी जिसके पास कोई खास किस्म का उसके मुताल्लिक कोई नॉलेज हो, उसकी ओपिनियन क्या है, रेलिवेंट। 64 पढ़ते। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट। अब रिलेशनशिप के बारे में एक फैमिली के बारे में कोई बता देगा तो वो भी रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship of any person who as a member of the family or otherwise has special means of knowledge on this subject is a relevant fact। कैसे? वकार से पूछा जाएगा कि इसकी फैमिली क्या है, इसके वालिदैन, इसके बहन भाइयों का बैकग्राउंड बताओ, इसके रिलेशन बताओ, तो वो जो इनका बड़ा होगा या कोई इनके जानने वाला होगा उसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। अब रज़ा से कहा जाएगा कि वकार के बारे में बताओ, भाई नहीं जानता उसका बैकग्राउंड, यानी इसी की फैमिली का मेंबर इसी के रिलेशंस को वाज़े एक्सप्लेन कर सकता है, या इसका और इसकी बीवी के रिलेशन की कोई कन्फर्मेशन चाहेगा, इसका भाई देगा, इसका बाप देगा, या इसका कुछ ब्रदर इन लॉ देगा, या इसका ससुर देगा, ये जी हस्बैंड वाइफ हैं, या इसके बाप और इसके रिलेशन, ये जी फ़लाँ का बेटा है, या ये फ़लाँ का भाई है, यानी रिलेशन के मुताल्लिक जो रेलिवेंट पर्सन ओपिनियन देगा वो क्या है, रेलिवेंट। अब कोई चौथा बंदा तो नहीं ना किसी के, बात सेम ही है यार, मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर किया है। रेलिवेंट फैक्ट और रेलिवेंट का मतलब वही होता है, किसी फैक्ट से ही रेलिवेंट है ना। अब दो लड़की लड़का एक फैमिली के आपस में मैरिड है, कोई बंदा पूछता है कि जी इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, जो उनका फैमिली मेंबर होगा वो बताएगा जी ये माशाल्लाह हस्बैंड वाइफ है। क्यों जी? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शादी हमारे सामने हुई और हम सब इनको शुरू से हस्बैंड वाइफ ही देखते आ रहे हैं। वो ओपिनियन इसमें इट मीन्स रेलिवेंट है। 65 पढ़ते हैं, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट। Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant। अब जो एक ओपिनियन देने पर जो ग्राउंड ली जाएगी, जो वजह ली जाएगी, जो रीज़न ली जाएगी, वो क्या है, रेलिवेंट है। क्योंकि किसी चीज़ के मुताल्लिक जब भी कोई ओपिनियन देगा वो उसमें क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। मेडिकल में कोई ओपिनियन देता है, फिंगर इंप्रेशन में ओपिनियन देता है, हैंड राइटिंग में देता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में देता है, या रिलेशनशिप में देता है, वो क्या है, रेलिवेंट। वो उस चीज़ के मुताल्लिक ख़ास एक्सपेरिमेंट रखता है, वो उन चीज़ों के मुताल्लिक ख़ास तौर पर जानता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट, आर्टिकल 66 से। कानून शहादत का आर्टिकल है कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट। जो किसी का किरदार है वो किसी चीज़ से रेलिवेंट कब होता है, सुनो। इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलिवेंट। अब जो सिविल नेचर के मामलात होते हैं उसमें कैरेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। बंदा शराब पिए, नशा करे, जो मर्ज़ी करे, जो उसका राइट है वो आप नहीं छीन सकते। ठीक है,
बताता हूँ आगे कैसे नीचे। इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न इन सच एज टू रेंडर probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant except insofar as such character appears from fact otherwise relevant। सिविल नेचर के केसों में जो करैक्टर है वो रेलिवेंट है ही नहीं, लेकिन बात ही करैक्टर से शुरू हो देन वो रेलिवेंट है। कैसे? एक प्रॉपर्टी है 4 कनाल, या ये कह लें 4 एकड़ है। 4 एकड़ ज़मीन है, भाई भी 4 है। चारों में से एक पागल है, पागल कह लें, नशई कह लें या बदमाश कह लें, जो कि दूसरों की सेंस का नहीं है, चोर ही कह लें। यानी चारों में से एक चोर है, बाकी 3 ठीक है। अब करता क्या? ये चोरियां भी करता, लड़ाइयाँ भी करता, सारे गंदे काम करता है। इसका करैक्टर ठीक नहीं है। बाकी जो 3 है वो ठीक है। वो कहते हैं जी ये ठीक नहीं है, लिहाजा हम ज़मीन तीनों तकसीम करते हैं। लॉ कहता है नहीं, करैक्टर उसका ख़राब है ना। इट डज़ंट मीन कि आप उसका राइट खा जाएंगे। आप समझ आई? वो पागल है, वो बेवकूफ़ है, वो जल्ला है, वो शराबी है, चोर है, जो भी है, सिविल में उसको कोई टेंशन नहीं। जो उसका राइट बनता है वो देना पड़ेगा, जो उसका शेयर बनता है वो देना पड़ेगा। वो रेलिवेंट है। यानी रेलिवेंट इस सेंस में है कि केस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। इन 67 आर्टिकल 67 पढ़ते हैं। इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट। क्रिमिनल केसेस, अब क्रिमिनल केसेस में जो आपका पिछला करैक्टर है वो बड़ा रेलिवेंट होता है। कैसे? पिछले दिनों असजद जवेद गुराल की कोर्ट में मैं बैठा हुआ था, तो 1100 ग्राम पर चरस की बेल उसने खारिज कर दी। कितने ग्राम की बेल थी? 1100 ग्राम। इससे पहले हाई कोर्ट की रूटीन चल रही है, 1350-1400 पर बेल उठा लेती है, लेकिन उसने क्या किया? 1100 पे खारिज कर दी। क्यों? वो खातून जो थी वो दो दफ़ा 2 टाइम कन्विक्ट हो चुकी थी 9C के ही FIRs में। 2 दफ़ा वो सज़ा भुगत चुकी थी। उसके बाद 3 FIR थी, एक आधी ऑलरेडी पेंडिंग चल रही थी। यानी क्या था? रेलिवेंट करैक्टर था उसका, प्रीवियस करैक्टर उसका गुड नहीं था, बैड करैक्टर था। इन क्रिमिनल केसेस जो गुड करैक्टर है या बैड करैक्टर है वो रेलिवेंट है। समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा चोरी की FIR में पकड़ा जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं? वो देखते हैं कि इसने पहले भी ये चोरियां करता रहा या नहीं करता रहा, या फर्स्ट टाइमर है। जो आदी मुजरम होता है, हैप्चुअल ऑफेंडर जो होता है, उसको रिलीफ कम मिलता है क्रिमिनल केसेस में। सोनिया समझ आ रही है? 68 पढ़ते हैं जी। Previous bad character not relevant except in reply in criminal proceeding. Fact that the accused person has a bad character is irrelevant unless evidence has been given that he has a good character, in which cases it becomes relevant। अब एक बंदे को बैड कैरेक्टर कहकर इन्वॉल्व किया जा रहा है किसी चीज़ में, लेकिन उसके मुतालिक वो एविडेंस दे देता है, नहीं जी ये ठीक है, वो चीज़ क्या है? रेलिवेंट है। जब उसका रिप्लाई आ जाए, जब जिसमें उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। 69 character as affecting damages in civil cases, the fact that the character of any person is such as the affect the amount of damages which he ought to receive is relevant। अब जो क्या कहता है, सिविल केसेस में जो करैक्टर है वो सिर्फ डैमेजेस की हद तक, हर जाने की हद तक रेलिवेंट होता है, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं होता। ये जी था हमारा चैप्टर 3 जो हमने पढ़ा है। बात करते हैं चैप्टर 4 की।
ये है जी ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस यानी कि ज़बानी शहादत या ज़बानी गवाही, ज़बानी सबूत। आर्टिकल 70 प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस, ऑल फैक्ट एक्सेप्ट बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट बाय कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। वो तमाम फैक्ट्स, वो तमाम मामलात जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बजाय अप्रूव किए जाएं, वो सारे किससे अप्रूव होते हैं? वो ज़ुबानी शहादत से प्रूव होते हैं। यानी वो तमाम सबूत जिसमें कोई डॉक्यूमेंट्स शामिल ना हो, वो सारे ज़ुबानी शहादत है, ओरल एविडेंस। 71 इसमें कुछ चीज़ें हैं, 3 चीज़ों पर 71 खड़ा हुआ है। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। वो क्या कहता है? ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब कैसे? पहली बात करता है अभी इसको पढ़ने से पहले आर्टिकल 71 क्या कहता है? ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, यानी जो ज़बानी शहादत है वो बिल्कुल डायरेक्ट होनी चाहिए। कैसे डायरेक्ट होनी चाहिए? आई विटनेस, खुद देखा, मैंने खुद सुना, देखा, महसूस किया। ये 4 चीज़ें इस पूरे आर्टिकल में। मैंने खुद देखा, यानी जो उसमें एविडेंस देने आएगा वो ये कहेगा कि मैंने भाई खुद देखा है, मैं आई विटनेस, चश्मदीद गवाह। मैंने खुद सुना, आई हेयर पर्सनली। मैंने खुद महसूस किया, आई परसीव्ड पर्सनली, मेरी खुद की अपनी राय। ऑन दैट पॉइंट इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, हाँ, अब इसको पढ़ते हैं। इट इज़ रेफर्ड टू बी फैक्ट which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it। यानी जो किसी चीज़ के मुताल्लिक ज़बानी शहादत देगा वो ये बताएगा कि मैंने खुद देखा है, ये नहीं बताएगा कि उसने देखा था और मुझे बताया, ये नहीं करेगा। जो किसी चीज़ के मुताल्लिक ज़बानी शहादत देगा वो कहेगा कि मैंने इस चीज़ को, इस वाक़े को खुद देखा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ रेफर टू बी ए फैक्ट विच कुड बी हर्ड, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु सेज ही हर्ड इट। जो किसी चीज़ के बारे में कोई बताना चाह रहा है किसी केस में कि ये मैंने सुना या मैं ये इसमें कह रहा हूँ, वो साथ ये भी बताएगा कि मैंने खुद सुना है अपने कानों से। It is referred to fact which could be perceived by any other censor in any other manner. It must be the evidence of witness who says he perceived it by that sense or in that manner। यानी वो किसी चीज़ के मुताल्लिक अगर बताएगा कि इस आग की शिद्दत कैसी थी, इस तेज़ाब फलां कोई भी चीज़ है, तो उसको बताएगा कि मैं आई एम ऑन दैट टाइम, आई वॉज ऑन दैट पॉइंट, तो मैंने उस चीज़ को खुद महसूस किया, परसीव किया, जज़ब किया, मैं उस चीज़ की हरारत, उस चीज़ की शिद्दत को बता सकता हूँ। ये नहीं है कि वो बता रहा था कि वहाँ इस तरह आग थी या ये वो था, ये आपको समझाने के लिए। यानी कि जो भी किसी चीज़ के मुतालिक बताएगा, उसने अगर खुद वो चीज़ महसूस की है तो वो बताएगा। इट इज़ रेफर्ड इन टू एन ओपिनियन और टू बी ग्राउंड्स ऑन विच दैट ओपिनियन इज हेल्ड, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स दैट ओपिनियन दोज ग्राउंड्स। अब किसी चीज़ के मुतालिक कोई बंदा शहादत देता है तो वो कहेगा कि ये वो कह रहा था, उसके ख्याल में ये चीज़ ऐसे हो सकती है। लोग कहते हैं नहीं, तेरा अपना ख्याल है तो बताओ, उसके ख्याल को हम खुद जान लेंगे कि वो क्या कहता है। ठीक है, बात समझ आ गई? यही है सारा आर्टिकल। बाकी खुद पढ़ लेना, इसका मेन कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। अब बात आ गई है जी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये कितने आर्टिकल पर है जी? 2 आर्टिकल पर ओरल एविडेंस है। चैप्टर 5 शुरू हो गया जी।
आर्टिकल 72 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसको कहते हैं जी कागजी शहादत, कागजी या दस्तावेजी शहादत। The contents of document may be proved either by primary or by secondary evidence। जो contents of evidence है, जो किसी फैक्ट का contents है, वो दो तरह से प्रूव किया जा सकता है, प्राइमरी से या सेकेंडरी से। आर्टिकल 73 प्राइमरी एविडेंस। Primary evidence means the document itself produced for the inspection of the court। असल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। इतनी सी बात है। जो अदालत में असल डॉक्यूमेंट, असल रजिस्ट्री, असल एग्रीमेंट, कोई भी असल आईडी कार्ड, असल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, किसी भी चीज़ के मुतालिक जो ओरिजिनल चीज़ है वो क्या है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। जाहिर सी बात है। उसके बाद है जी इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं, वो पढ़ने वाली ही पढ़ते हैं। Where a document is executed in several parts, each part is primary evidence of the documents। यानी जब उसका हिस्से मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल होंगे, सारी प्राइमरी एविडेंस होंगे। Where a document is executed in a counterpart, each counterpart being executed by one or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the parties executing it। जब उसके मुखालिफ भी कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा वो भी प्राइमरी ही कंसीडर होगा। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन आर्टिकल 74 पढ़ते हैं। इसका मेन कंसेप्ट मैंने बता दिया है, बाकी इसको रीड आउट सारे को करना, ठीक है। सेकेंडरी एविडेंस क्या है जी? 73 क्या है? प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस है 74। Secondary evidence means and includes certified copies given under the provisions herein after contained। उसी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फाइल की ओरिजिनल कॉपी की जो कॉपी होगी वो क्या है? सेकेंडरी होगी। यानी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसकी जो कॉपी होगी वो सेकेंडरी एविडेंस है। Copies made from the original by mechanical process which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies। अब फ़ोटोकॉपी मशीन्स एक डॉक्यूमेंट को डालते हैं, उससे हज़ारों निकाल लेते हैं, वो सारे सेकेंडरी में ही आएंगे, लेकिन इट डजंट मीन कि उसकी तहरीर बदल जाएगी, ठीक है। कॉपीज़ मेड फ्रॉम ए कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, यानी वो उससे मुमासलत रखती हो, ये नहीं है कि कॉपी कोई और हो ओरिजिनल कोई और हो, उससे मुमासलत रखती होगी तो सेकेंडरी एविडेंस कंसिडर होगा। काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, और दूसरा जो उसका मुखालिफ हिस्सा है जो उसके मद्दे मुकाबले इस्तेमाल कर रहा है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स वो भी सेकेंडरी है। जो एक दूसरे के सेम पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो तो क्या है? प्राइमरी है। Oral documents, oral accounts of the content of a document given by some person who has himself seen it, यानी वो oral शहादत जिसको किसी एक डॉक्यूमेंट पर लाया गया और वो उसने खुद ही देखा हो, वो भी सेकेंडरी है। ओरिजिनल के लिए तो ओरिजिनल का होना ज़रूरी है ना, प्राइमरी का। 75 Proof of document by primary evidence। Document must be proved by primary evidence except in the case hereinafter mentioned। यानी जितने भी
केसेस हैं या चीज़ें हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ होंगे, ठीक है। अगर एक किसी प्रॉपर्टी की कोई डीड रजिस्ट्री वगैरह ओरिजिनल है तो वो प्रूव होगी, कॉपियाँ से तो नहीं ना जाना जाएगा कि ये उसी की है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी प्लॉट, मकान या किसी हवेली या कोई भी आपका प्लाजा वगैरह है तो उसको जानना चाहते हैं तो उसके लिए उसको प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी ये मेरी शनाख्त है, भाई पहले अपना ओरिजिनल प्राइमरी आईडी कार्ड, या आप अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ किसी को कहते हैं, वो कहता है भाई नहीं, कॉपियाँ नहीं, ओरिजिनल लाओ। केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन 76। secondary evidence may be given of the existing condition or contents of a document in the following cases। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आपको सिंपल ये बताता हूँ, जब प्राइमरी मौजूद ना हो, जब प्राइमरी डॉक्यूमेंट ज़ाया हो गया हो, जब प्राइमरी डॉक्यूमेंट आपकी पास ना हो, या जब प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं गुम गया हो, या प्राइमरी डॉक्यूमेंट किसी सरकारी डिपार्टमेंट में पड़ा हो तो उसकी कॉपी आप सेकेंडरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। या एक से बहुत बड़ा बंडल है डॉक्यूमेंट्स का, प्राइमरी का, सारा आपके लिए लाना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसकी कॉपी जहाँ आपके अपने रेलिवेंट पोर्शन के लिए जो सेकेंडरी की है वो ला के यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, यही सारा क्या है सेकेंडरी एविडेंस। 77 rules as to notice to produce secondary evidence of the content of documents referred to in article 77 paragraph A and shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose possession or power document is, or he to his advocate such notice to produce it as is prescribed by law, and if no notice is prescribed by law then such notice as the court consider reasonable under the circumstances of the cases। अब बात यह है कि जब सेकेंडरी एविडेंस की ज़रूरत होगी तो उसके लिए पहले ये कहा जाएगा कि पार्टी को या उसके वकील को नोटिस भेजो ताकि वो उसको पेश करें, उसको कंपेयर कर सकें, जज कर सकें। अब क्या है जी, provided that such notice shall not be required in order to render secondary evidence admissible in any of the following cases or in any other cases in which the court thinks fit to dispense with it। यानी वो कहता ये है कि सेकेंडरी एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं है जब कोर्ट उसको खुद डिस्पेंस कर दे, अलाउ कर दे कि इसके मद्दे मुकाबल प्राइमरी लाओ। अब होता क्या है, अक्सर हाई कोर्ट में हम डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन लगा कर साथ बिना अटेस्टेड कॉपियाँ भी साथ अटैच कर देते हैं, डिस्पेंसेशन के बिना तो वो हमारी कॉपियाँ नहीं ना रखते। When the document to be proved is itself a notice, कब सेकेंडरी एविडेंस को मंगवाने की ज़रूरत नहीं होती, जब जो डॉक्यूमेंट है वो खुद एक नोटिस हो, सिर्फ इत्तला देने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। When from the nature of the case, the advisor party must know that he will be required to produce it। जब दूसरी पार्टी को पता हो कि ये डॉक्यूमेंट मंगवाया ही मंगवाया जाना है, इसकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। When it appear or to is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or force, वो कहते हैं तब सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स को पेश करने की ज़रूरत नहीं है जब ओरिजिनल जो है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो एडवर्स पार्टी ने धोखे या फ्रॉड से हासिल किया हो, क्योंकि इट मीन्स कि ओरिजिनल उनके पास है। उसके बाद व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज़ द ओरिजिनल इन कोर्ट, तब सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है जब ऑपोजिट पार्टी जो है उसको खुद या उसका कोई नुमाइंदा उसको अदालत में पेश कर दे। व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज़ एडमिटेड द लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी तब मेन पार्टी को, पहली पार्टी को उसको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है जब दूसरी पार्टी खुद ही एतराफ़ कर ले कि ये डॉक्यूमेंट गुम हो गया। When the person in possession of the document is
आउट ऑफ रीच ऑफ और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। यानी जब ये तस्वर कर लिया जाए कि जो डॉक्यूमेंट जिसके पास है वो रीच में है ही नहीं, कवरेज में ही नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर है या कहीं और गया, गायब हो गया। ठीक है। 78 आर्टिकल 78 proof of signature and handwriting of a person alleged to have signed or written document produced. If a document is alleged to be signed or to have been written wholly or in part by any person, the signature or the handwriting of so much of the content or document is as is alleged be in that person handwriting must be proved to be in his writing. यानी एक डॉक्यूमेंट अगर किसी हैंड राइटिंग के साथ या किसी बंदे पर अलेज किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट अलेज किया जाता है कि अकमल ने ये तहरीर किया या तैयार किया है, तो इसकी हैंड राइटिंग से उसको मैच किया जाएगा, चाहे उसका आधा हिस्सा तैयार हुआ हो चाहे उसका सारा हिस्सा तैयार हुआ हो, लेकिन हम उसकी कंफर्मेशन चाहने के लिए इससे मैच करेंगे क्या वाकई उसका तैयार करदा ये डॉक्यूमेंट है या फेक है। ठीक है। आर्टिकल 71 और 78A if an electronic document is alleged to be signed or to have been generated wholly or in part by any person through the use of an information system and where such allegation is denied the applicant of applications of a security procedure to the signature or the electronic document must be proved। अब किसी ने किसी को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए कोई मैसेज किया, कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया, कुछ भी किया, वो कहता है जी मैंने किए ही नहीं है, ये फेक है, ये ऐसे बनाए गए हैं, एडिट किए गए, तो वो कहाँ पे जाता है डॉक्यूमेंट? फ्रांजिक में जाता है। वो फ्रांजिक करते हैं कि इसका चेक करो। आजकल तो ऑडियो भी बड़ी फ्रांजिक हो रही हैं कि ये सही भी है ये नहीं है। तो ऐसी ऐसी वीडियोस भी आती हैं कि वो लोग कहते हैं, हकीकत को कह देते हैं जी झूठ है, एडिट हुई है। वो फिर जो हमारे कौम के शहजादे लोग हैं वो फिर ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं ओरिजिनल चीज़ें कहीं ना कहीं से। ठीक है। 79 वो मेरे पास एक दोस्त बल्कि मेरा कज़न है पुलिस में, तो वो ऐसी ऐसी खबरें मेरे साथ शेयर करता है, वो जितनी उनके नॉलेज में आती रहती है ना पूरे पंजाब की, क्योंकि पुलिस वालों के भी ना अपने नेटवर्किंग के लिए ग्रुप्स बने हुए हैं आईजी लेवल तक के सारे, वो जो चीज़ें जिसमें ट्रांसफ़र होती रहती, क्योंकि बड़ा फास्ट एक ज़रिया है चीज़ों को ट्रांसफ़र करने का। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं पास के, क्या कहने, बस ओ यार ये भी हो गया, तेरी ऐसा सोच के ज़ुबान से निकलता। आर्टिकल 79 प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until two attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution. If there to be two attesting witnesses alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence। अब होता क्या है, वो कहता है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करना हो तो दो विटनेस का ज़रूरी है। हम जब भी कोई तहरीर लिखते हैं उसमें कितने गवाह होते हैं? कोई रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं ना किसी ने प्रॉपर्टी की, तो गवाह होते हैं ना, तो उनका भी होना उसको साबित करने के लिए, उसकी गवाही हक में गवाही देने के लिए ज़रूरी है, उसके अटेस्टेशन के लिए, तस्दीक के लिए। ठीक है। ये क्या है? अटेस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट या अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। 780 आ गया जी। अभी आज इसी लेक्चर में आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने ऑलरेडी नहीं सुनी होंगी या जो आपके नॉलेज में नहीं होंगी, 80 के मुतल्लक हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? सॉरी। प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, यानी कैसे साबित किया जाए जब अटेस्टिंग विटनेस ही नहीं है। If no such attesting witness can be found, it must be proved that witness have either died or cannot be found and that the document was executed by the person who purport to have been done so।
यानी इसमें क्या कहता है, विटनेस नॉट फाउंड। होता है ना, कोई 80 साल पुरानी कोई रजिस्ट्री हो, बाबों ने साइन की हो, उसको तस्दीक की हो, बाबे तो अब जिंदा नहीं होंगे, क्या होंगे, मर गए होंगे। तो अब चीज़ को वही साबित कर सकता है जो उसको अलेज कर रहा है, प्रपोर्ट कर रहा है, जो उसको बयान कर रहा है कि ये ठीक है। सही है। 81, admission of execution by party to attested document. The admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested. एक डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है कि ये ठीक है ये नहीं है। अगर आप खुद उसको एडमिट कर लेते हैं, एडमिशन दे देते हैं कि ये ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है, लेकिन इशू ये नहीं है वो और, तो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी टेस्टेड, उसको टेस्टेड करवाने की ज़रूरत ही नहीं। जो चीज़ ऑलरेडी तस्लीम हो जाए, मान ली जाए, उसकी तस्दीक के लिए क्या ज़रूरत है। 82, proof when attesting witness denies the execution. If the attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence. जब जो उसके विटनेस हैं, तस्दीक कुनंदा विटनेस हैं, जिन्होंने उसको तस्दीक किया था, वही मुकर जाएंगे ये वो है ही नहीं, तो क्या है फिर उसको किसी और तरह से साबित करना होगा। होता है ना, बाज़ दफ़ा लोग गवाह क्या सारा कुछ ही खरीद लेते हैं, तो ऐसी सूरत में वो कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट को किसी और वे से अगर साबित कर सकते हैं तो करें। 83, proof of document not required by law to be attested. An attested document not required by law to be attested may be proved as it was unattested. अब वो डॉक्यूमेंट जिनको लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, अटेस्टेड चाहिए ही नहीं, वो अनअटेस्टेड ही कंसीडर होंगे। ठीक है। 84, comparison of signature, writing or seal with other admitted or proved. In order to ascertain whether a signature, handwriting or seal is that of the person by whom it purport to have been written or made, any signature, writing or seal admitted or proved to be satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with one which is to be proved, although that signature, writing or seal had not been produced or proved by for any other purpose. The court may direct any person present in court to write any word or figure for the purpose of enabling the court to compare the words or figures so written with any words or figures alleged to have been written by such persons. This article applies also may be necessary modification to finger impression. अब बात यह है, कोई डॉक्यूमेंट है जिस पर उसकी तहरीर के मुताल्लिक, सिग्नेचर के मुताल्लिक या स्टैम्प के मुताल्लिक, सील के मुताल्लिक बात की जाती ये इसके हैं या नहीं है। जब अदालत उसको मानने के लिए या प्रूव करने के लिए उस बंदे को बुलाती है तो उसको कहती है भाई कुछ लिखो ताकि जज किया जाए, उसके बाद साइन करो या सील लगाओ, जो होती है ना गवर्नमेंट की, ये इसको पकड़िएगा, वो जो भी लगानी होती है उसको कोर्ट के सामने प्रूव किया जाता है, वो पकड़ना। तो उसको प्रूव करने के लिए वो क्या कहते हैं कि अपने सामने उसका परफॉर्म। अब इसमें फिंगर इम्प्रेशन भी शामिल है। अगर फिंगर इम्प्रेशन गलत आ रहे हैं ना, उसको साबित करने की ज़रूरत पड़ गई तो अदालत अपने सामने कहती है कि इधर लगा कर चेक करो, और जो एक्सपर्ट होता है वो उसकी जांच पड़ताल करता है कि आया वाकई इसी के हैं या कोई और है। ठीक है। 85, पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन से हैं? बताता हूं आप।
आर्टिकल है जी 85। पब्लिक डॉक्यूमेंट, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट वो जिसको सरकारी डॉक्यूमेंट भी एक तरह से कहा जा सकता है, जिस पर पब्लिक की भी रसाई होती है। कैसे? डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी। वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स। अब गवर्नमेंट के जितने भी रिकॉर्ड हैं, एक्ट्स हैं या उनके मामलात हैं, वो सारे क्या हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। इसको पढ़ते हैं। ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडीज और ट्राइब्यूनल्स ऑफ द पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, executive of any part of the Pakistan or of a foreign country, public record kept in Pakistan of private document forming part of the judicial proceeding, documents required by maintained by a public servant under any law, registered documents to be executed there whereof is not disputed, certificate is deposited in a repository pursuant the provisions of the electronic transactions। हाँ जी, बेसिकली हर वो डॉक्यूमेंट जिसमें गवर्नमेंट और सरकार आवाम डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, वो कौन से हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट। सिंपल जी गल है। यानी अक्सर गवर्नमेंट के मुआहदा जात वगैरह वो जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, अदालती प्रोसीडिंग वगैरह, वो सारी किस में आते हैं? पब्लिक में ही आते हैं। 86 प्राइवेट डॉक्यूमेंट। सिंपल सी बात है, जो पब्लिक नहीं है वो सारे प्राइवेट हैं। विच इज़ नॉट पब्लिक, ऑल अदर आर प्राइवेट। जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो सारे प्राइवेट है। ठीक है। 87 ये पढ़ने वाली बात है। आप लोगों को पता है कौन सा लॉ अप्लाई होता है जिसके लिए हम अटेस्टेड कॉपी अप्लाई करते हैं? नहीं पता? आज आपको पता चल जाएगा। और माशाल्लाह हमारे काफ़ी लोगों को नहीं पता कि जो हम अक्सर डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपी डिमांड करते हैं वो किस लॉ के तहत डिमांड करते हैं। हीरा, आपके लिए तो फ़ायदा हो गया, डे 1 से कानून में बैठी हैं। अच्छा, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट विच एनी पर्सन हैज ए राइट टू इंस्पेक्ट shall give that person on demand a copy of it on payment of the legal fees herefore together with the certificate written at the foot of such copy that it is a true copy of such document or a part thereof as the case may be, and such certificate shall be dated and subscribed by such officer with his name and his official title, and shall be sealed whenever such officer is authorized by law to make use of a seal, and such copy so सर्टिफाइड शैल बी कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपी। मैं इंग्लिश जब पढ़ता हूँ तो मेरी तरफ नहीं देखना होता, आपकी आसानी के लिए पढ़ रहा होता मैं, अदरवाइज ऐसे भी मतलब आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं देखना होता, जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा होता हूँ इंग्लिश को भी पढ़ा करें साथ साथ, ताकि आधे मीनिंग आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। बात यह है कि कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो किसी सरकारी बंदे के कब्जे में है और जिस पर पब्लिक का राइट है, पब्लिक के पास अख्तियार है उसकी कॉपी लेने का, तो पब्लिक ऑन डिमांड उसकी जो प्रिस्क्राइब करदा फीस है, जो लॉ में तयशुदा उसकी फीस है उस कॉपी को हासिल करने की, 50 है, 60 है, 500 है, 200 है, या जितनी भी है, वो देने के बाद वो पब्लिक ऑफिसर, वो सरकारी ऑफिसर बाउंड है उसकी अटेस्टेड कॉपी देने के लिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 87। ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी, अब आपको पता चल गया कि सर्टिफाइड कॉपी किसी भी चीज़ की जो कि अलाउ हो जनरली तौर पर। अब बाज़ कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उनकी कॉपियाँ मांगने लग जाएं तो वो एक इलीगल होगा, लेकिन जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर पब्लिक का अख्तियार है कि वो डायरेक्ट डिमांड कर सकते हैं, तो अगर कोई भी बंदा डिमांड करेगा तो आप इसके तहत उसको कहेंगे भाई तू बाउंड है, तो अपने घर के डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, इस पर हमारा हक है। ठीक है, अब पता चल गया ना? खुश है ना?
से ठीक है, लग नहीं रही, सोता बड़ा है तू यहाँ के, कोई रोता तो नहीं है किसी को याद करके कि नहीं ये वो एक दोस्त था तो वो जॉब करने के लिए कहीं और निकल गया तो रोए। अब नहीं मैंने नहीं करनी, मुझे घर की याद आ रही। तो उस पर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घोड़े और मर्दों का कोई वतन नहीं होता, घोड़ा और मर्द जो होते हैं ना, इनकी हर जगह ही घर होता है, ये जहाँ भी हो उनका ये अपना घर होता है, क्योंकि इन लोगों को इन दो चीज़ों को फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे होता है। 5 दफ़ा आप वो क्या कहते हैं ना कि बीवी के मार के नीचे भी होते हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ता। वैसे अच्छा रिश्ता है ये भी। 88। अब ये डिसाइड करना मुश्किल हुआ पड़ा है कि बंदा बीवी के साथ खुश रहता है या बीवी के बिना खुश रहता है। शाह साहब आप बता सकते हैं। मैंने कहा ये चीज़ अब डिसाइड करना मुश्किल हुई पड़ी है। नहीं मैं उस साइड पे हूँ कि जो ये कह सकता है कि शादी के बिना खुश हूँ। आप थोड़े से मैरिड हैं तो आप मुझे बता देंगे इनमें से कौन सी कैटेगरी बेहतर है। इट मीन्स आप कह रहे हैं कि जो हमारे साथ होना था हो गया, आप भी आए आप भी हमारी टीम का हिस्सा बने। चलें जी पढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। ये इसलिए थोड़ा बहुत होता है ताकि जो QSO है ये हमें बोर ना करे, अदरवाइज कंटिन्यूसली हम पढ़ते जाएंगे, हम तो तंग आ जाएं इससे। प्रूफ ऑफ, अब गौर से पढ़ें। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। सच सर्टिफाइड कॉपीज मे बी प्रोड्यूस इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ विच दे परपोर्ट टू बी कॉपीज। अब आर्टिकल 87 कहता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी कॉपी देने के लिए वो ऑफिसर बाउंड है। हाँ, उस पर करेगा क्या कि वो उस पर लिखेगा, उसी डॉक्यूमेंट पर मेंशन होगा कि इसकी इतनी फीस बनी थी, इस डेट को ये जारी हुई थी, इस ऑफिसर ने जारी की थी, वो सारा वो मेंशन होगा। अब ये जो प्रूफ है 88 बताता है, वो प्रूफ किस लिए बताता है, वो जो सर्टिफाइड कॉपी है उस पर जो स्टैंपें वगैरह लगी हैं वो इस बात की निशानदेही है कि ओरिजिनल पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ जी 89। बिल्कुल उतनी हद तक जितनी तक आप रेलिवेंट है। ये नहीं है कि आप वकार की भी ज़मीनों का रिकॉर्ड निकलवा के लाते जाएं कि जी पब्लिक डॉक्यूमेंट वो भी मुझे दें, आप सिर्फ अपना निकलवा सकते हैं। क्यों अंडर द टेबल मिल जाती है, ये तो जनरली अलाउड तो नहीं है ना कि आप किसी का भी रिकॉर्ड चेक करवाते फिर। हाँ, आपका अपने कोई डॉक्यूमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में पड़े हुए आपसे रेलिवेंट, पर्सनली रेलिवेंट पड़े हुए, तो आप उसको जाके बोलें कि मुझे ये रिक्वायर्ड है। अब आपकी ज़मीन के डॉक्यूमेंट मैं निकलवा के उसके फेक तैयार कर लूँ तो आपको अच्छा लगेगा कि किसी के भी ले लेने चाहिए, तो अंडर द टेबल है, वो सही कह रहे रज़ा। बात करते हैं 89 प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड एज फॉलोइंग: एक्ट, ऑर्डर और नोटिफिकेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन एनी ऑफ इट्स department or of any provincial government or any department of any provincial government may be by the records of the departments certified the head of whose department respectively or by any document purporting to be printed by order of any such government। यानी कोई भी एक्ट और ऑर्डर और नोटिफिकेशन होता है वो यही समझा जाता है कि ये इसी डिपार्टमेंट का। द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, जो अदालती मामलात होते हैं वो भी क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। द एक्ट और एग्जीक्यूशन एग्जेक्टिव और द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री के मामलात होते हैं वो भी पब्लिक में आते हैं। प्रोसीडिंग ऑफ म्यूनसिपल बॉडी इन पाकिस्तान, अब म्यूनसिपल बॉडी के कौन से मामलात होते हैं, ये टाउन कमेटियाँ, ये जो छोटे लेवल के सारे होते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ एनी अदर क्लास इन ए फॉरेन कंट्री बाय द ओरिजिनल और बाय ए कॉपी सर्टिफाइड द लीगल कीपर देयर ऑफ विद द सर्टिफिकेट under the seal of a notary public or of a public counsel
or diplomatic agent that the copy is duly certified by the office having the legal custody of the original and upon proof of the character of document according to law of the foreign country. कोई भी फॉरेन कंट्री का डॉक्यूमेंट कोई भी किसी भी नोटरी पब्लिक में वगैरह में जो भी आएगा वो सारे क्या हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट ही हैं। अब बात आती है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स। 90 से शुरू करते हैं जी, एक नई बात। जब थक जाए बता दीजिएगा। प्रिजम्पशन इसमें ये डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक पढ़ेंगे कि सारे पढ़ लिए? हेरा आपने तैयार कर लिए? चलें देखता हूं मैं। प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। आपने किसी सर्टिफाइड कॉपी को जेन्युइन कैसे तस्वर करना है कि इसके पीछे क्या मामला है? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी ए सर्टिफिकेट certified copy or other document which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact and which purport to be duly certified by any officer of the federal government or provincial government to be genuine। अब जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के पास, अदालत के पास सर्टिफाइड फॉर्म में आएगा, टेस्टेड आएगा, अदालत उसको ऐसे ही समझेगी ये जेन्युइन है, ये ठीक है, क्योंकि जिस अदारे ने स्टैंपे लगा के भेजी इट मीन्स वो एक अथेंटिक अदारा है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, फेडरल चाहे प्रोविंशियल के भी अंडर आए, लेकिन वो जिस भी अदारे की उस पर स्टैंप वगैरह लगी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसका। यानी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो भी अदालत उसको यही समझेगी कि ये क्या है, जेन्युइन है, असल है। 91 आप परेशान लग रहे हैं अकमल, खैरियत लड़ाई तो नहीं हुई भाभी से? फिर सोच लो। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। या ये तो नहीं सोच रहे कि जो भाभी ने आज लंबी लिस्ट दी हुई वो कैसे पूरी करनी है। Presumption as to documents produced as record of evidence. Whenever any document is produced before any court purporting to be a record or memorandum of evidence or of any part of the evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence or to be a statement or confession by any prisoner or accused person taken in accordance with law and purporting to be signed by a judge or magistrate or by any such officer as aforesaid, the court shall presume that the document is genuine, that any statement as to be circumstances under which it was taken purporting to be made by the person signing it are true and that such evidence, statement or confession was duly taken। यानी जो भी डॉक्यूमेंट किसी भी जज, ऑफिसर या किसी बड़े जुडिशियल ऑफिसर की कस्टडी के अंदर या उसकी सुपरविजन के अंदर लिया जाएगा वो यही समझा जाएगा कि ये जेन्युइन है, ठीक है। 92 आर्टिकल 92 का वर्ड का आज भी मुसीबत बना हुआ। प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट कीप्ट अंडर एनी लॉ। द कोर्ट शैल presume the genuineness of every document purporting to be a document directed by any law to be kept by any person if such document is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody। यानी हर वो डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर लॉ के तहत, प्रॉपर कानून के तहत, प्रॉपर किसी पर्सन के अदारे के पास पड़ा हुआ वो यही समझा जाएगा कि ये क्या है, जेन्युइन है। 93 चीजें आसान होती जा रही हैं ना शाह जी, आसान हो रही हैं। प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। यानी हर वो मैप, वो प्लान, यानी कोई प्लान हो, कोई नक्शा हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, सोनिया जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया होगा, जारी किया गया होगा, उसको लीगल और कानूनी तस्वर किया जाएगा कि वो असल है, ठीक है। 94 मैप्स, प्लान्स। Presumption as to collection of laws and report of decision. The court shall presume the genuineness of every book purporting to be printed or published by under the authority of the government। यानी हर लॉ, हर जजमेंट
जो लॉ की सुपरविजन या प्रॉपर गवर्नमेंट के अदारे के अंडर पब्लिश होगी, जिसका प्रॉपर डायरी नंबर, जैसे कि रज़ा इधर गौर करें, PLD 2022 पेज नंबर 570 एक जजमेंट है। इट मीन ये सही है, जेन्युइन है। क्यों? एक अदारे के अंडर पब्लिश हुई है, प्रिंट हुई है, और उसका प्रॉपर डायरी नंबर है जिसको ट्रेस किया जा सकता है, जज किया जा सकता है। या SCMR 15V 2021, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉ की नज़र में प्रॉपर कस्टडी के तहत प्रिंट हो, जजमेंट हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, तो वो क्या है? जेन्युइन है। प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी 95 पावर ऑफ अटॉर्नी, ये क्या है जी? जजमेंट्स वगैरह। The court shall presume that every document purporting to be a power of attorney and to have been executed before and authenticated by a notary public or any court judge, magistrate, Pakistan consul or vice consul, representative of federal government was executed and authenticated। यानी कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी जो कोर्ट के किसी भी डिपार्टमेंट के सामने पेश किया जाएगा, जो प्रॉपर बनाया हुआ होगा, तो यही तस्वर किया जाएगा कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर साइन शुदा और असल हालत में ही दिया गया है, ज़रूरी तो नहीं है फेक हो। 96 presumption as to certified copy of foreign judicial record। अब जो फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड के तहत कोई कॉपी किसी भी पाकिस्तान एम्बेसी से जारी होगी ना, या और फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ही जारी होगी, तो वो भी जेन्युइन तस्वर की जाएगी। 97 presumption as to book, maps and chart। The government may presume that any book to which it may refer the information or matter of public or general interest, and that any published map or chart, the statement of which are relevant fact or which is produced for its inspection, was written and published by the person and at the time and place when by or which it purport to have been written or published। यानी वो डॉक्यूमेंट जिसको कोर्ट या लॉ के मुताबिक या उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कोई बुक, कोई लॉ, कोई मैप, कोई चार्ट, कोई प्लान जो भी जारी किया जाएगा, उसको यही तस्वर किया जाएगा कि ये असल है। 98 presumption as to telegraphic message। The court may presume that a message forwarded from a telegraphic office person to whom such message purport to be addressed correspondent with the message delivered for transmission at the office from which the message purport to be sent। अब बात ये है, कोई भी मैसेज किसी डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को टेलीग्राफिक जरिए से भेजा जाएगा, वो यही समझा जाएगा कि इसी डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट को। अब तो मेल्स वगैरह आ गई है ना, सीन एडवांस हो गया। अब ये तस्वर करना मुश्किल है कि उस मेल को प्रेस करने वाला, वो बटन दबाने वाला कौन था, लेकिन डिपार्टमेंट तो वही है ना, ठीक है, क्योंकि वो सारे सर्वर, वो सारी चीज़ें वगैरह ट्रेस हो जाती हैं। 99 क्या करते हैं पांडे जी? 99 आर्टिकल 99 presumption as to due execution of document not produced। The court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law। The court shall presume that every document called for not produced and not produced after notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law। यानी वो डॉक्यूमेंट जो अदालत ने मंगवाया है लेकिन मंगवाने के बाद भी नहीं आया, लेकिन अदालत उसको यही समझे कि ये मोर शुदा, स्टैम्प शुदा और ओरिजिनल। 100 मैंने कहा था ना, मैंने बोला था, है कि नहीं रजा साहब?
प्रजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30-year-old, वो डॉक्यूमेंट जो 30 साल पुराना हो। Where any document purporting or proved to be 30-year-old is produced from any custody which the court in the particular case consider proper, the court may presume that the signature and every other part of such document which purport to be in the handwriting of any particular person is in that person handwriting, and in the case of a document executed or attested that it was duly executed and attested by the person by whom it is purport to be executed and attested। यानी जो 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है वो जिस नाम से मंसूब किया जा रहा है, जिन जिन की अटेस्टेशन उसमें डाली जा रही है, किन लोगों ने इसको तस्दीक किया है, तो उन्हीं का ही लॉ तस्वर करेगी, कोर्ट तस्वर करेगी। क्योंकि अब 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट के लिए वो गवाह कहाँ से ढूंढते फिर। लिहाजा जो इस सेंस में पेश किया जाएगा इन पार्टिकुलर केसेस, खास केसेस में, ये नहीं है सब खास केसेस। ठीक है। 101 सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 30-year-old, द प्रोविजन ऑफ, अब बात सुने इस आर्टिकल, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 100 शैल अप्लाई टू सच कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन आर्टिकल 80 as is certified manner provided in article 87 as not less than 30-year-old, and such certified copy may be produced in proof of content of document or part of the document of which is purport to be document। अब किसी 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट की कोई कॉपी भी पेश की जाएगी तो उसको यही तस्वर किया जाएगा कि ये 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है किसके तहत जारी हुई, आर्टिकल 87 के तहत जारी हुई है। इट मीन्स ये भी जेन्युइन है। ठीक है, ये था हमारा कानून शहादत ऑर्डर। कल से हम पढ़ेंगे एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी जो ज़बानी शहादत है उसको डॉक्यूमेंट्री शहादत के ज़रिए कैसे ख़त्म किया जा सकता है।